Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video with regard to your class 12th political science MCQ. अह, पिछली वीडियो आप लोगों ने अब तक देखी होंगी जहां पे हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू पार्ट में ये 1 मार्कर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इन टोटल 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। 50 एमसीक्यू फॉर्म में जिसमें रीजनिंग, असर्शन, क्रोनोलॉजी हर टाइप के क्वेश्चन है और इसके अलावा 2 पैसेज भी मैं आपको एक वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ। सो यहाँ पे आज हम 51 क्वेश्चन ऑनवर्ड करेंगे। ये जो पैसेज है ये इन 50 क्वेश्चंस के अलावा है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने पिछले 4 पार्ट देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच दैट। इन वीडियो से आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है उनके डायरेक्ट आंसर नहीं, इनसे जो इन्फॉर्मेशन हो सो दैट आपकी जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके हिंदी में भी प्रेजेंट है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हिंदी में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसको रिजॉल्व करूं। ये सीरीज आपके 12th सीबीएसई बोर्ड प्लस यूईटी डोमेन का जो एग्जाम रहने वाला है, दोनों के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इससे आपकी एक जो भी आप तैयारी कर चुके हो उसकी एक बेस्ट रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 51th क्वेश्चन है ये, which was the biggest challenge before the newly independent India। अच्छा, if you guys need the PDF, अगर किसी को PDF चाहिए, कुछ एक दो बच्चों ने मुझसे बात करी थी with regard to this, बट अगर आपको PDF चाहिए एक बार आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे yes we need the PDF of these classes। अगर मेरे पास कुछ बच्चों का कमेंट आता है नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को जो है बता दूंगी कि कॉमनली सब लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसको सोल्यूशन बता दूंगी, बट एक बार इस वीडियो में आई वांट टू नो कि कितने स्टूडेंट वांट किए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। Which was the biggest challenge before the newly independent India। अब आपने पढ़ा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में, तो स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी थी। वहां पे आपने पढ़ा है कि भाई उस समय पे पार्टीशन हो रहा था, राइट, विभाजन हो रहा था, ये दिक्कत था कि हमारी कंट्री के प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा थे, तो उनको कैसे हम इंटीग्रेट करें, राइट। जो प्रिंसली स्टेट थे उनका एकीकरण कैसे हो और किस तरीके से हम स्टेट को डिवाइड करेंगे, ये कुछ मेजर इश्यूज थे। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारी जनसंख्या, आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, औद्योगिकरण, क्या ये सब इशू थे। मेन इशू आप देख सकते हो बेरोजगारी, जनसंख्या, औद्योगिकरण तो सब्सिडरी अटैच चीजें थी, लेकिन जो मेन इशू हमारे सामने था वो था कि कैसे हम अपने नेशन का, जो हम अभी अभी आजाद हुए हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, एकीकरण हम कैसे करेंगे, ये जो था ये हमारा मेजर इशू था, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा एकीकरण आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। ये कब कब एस्टैब्लिशमेंट हुई, इनको आपको अरेंज करना है। देखिए मैं सीधा सीधा ईयर बता देती हूँ, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। और ये जो वर्ड असेंबली इंटरनेशनल लिखा है ना, ये एमेंस्ट्री इंटरनेशनल है, राइट, एमेंस्ट्री इंटरनेशनल है, थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है हमारे पास। विश्व व्यापार संगठन, असेंबली नहीं है ये, एमेंस्ट्री इंटरनेशनल है, लीग ऑफ नेशन एंड विश्व बैंक। तो अब मैं सबके ईयर लिखती हूँ, ऑप्शंस आप लोग अपने आप अरेंज कर लेंगे। थोड़े से मुझे लगता है ऑप्शन में गड़बड़ है। डब्ल्यूटीओ की बात करूं तो डब्ल्यूटीओ में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, 1995 में 1 जनवरी 1995 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले गैट था, गैट को रिप्लेस करके हम डब्ल्यूटीओ ले आए थे, राइट। एमएनसी इंटरनेशनल की बात करूं तो ये एनजीओ है, ये एक एनजीओ है जिसको जुलाई 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। लीग ऑफ नेशन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ये ग्रुप बनाया गया था कि जिस तरीके का प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस तरीके का आगे आपस में बड़े लेवल पे विश्व युद्ध ना हो। हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके बाद हमें द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने यूनाइटेड नेशन बनाई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। मेन पर्पस ये था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया था 1944 में, स्टैब्लिश किया गया था ये। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको पता होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों को ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। एक साथ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इन्हें लाया गया था, दोनों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोला जाता है इन दोनों को। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है, ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस किसे बोला जाता है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को। हिंदी इंग्लिश नाम सेम है तो मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा,
फोर्थ के बाद आपका आएगा यहाँ पे सेकेंड एंड देन फिर आएगा फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट विल बी द ऑप्शन। क्लियर? सीक्वेंस में लगाना होगा, थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट विल बी द ऑप्शन। मैंने और भी डिटेलिंग बता दी है, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको चीजें क्लियर रहेंगी। थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे दे रखा है, बट आई थिंक सेकेंड एंड फर्स्ट है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? सोवियत संघ के विघटन के इनमें से क्या कारण नहीं, मतलब क्या उसका प्रभाव, यूएसएसआर के विघटन का क्या परिणाम नहीं था? इनमें से इसका परिणाम क्या नहीं है? कारण हमने देखे हैं, परिणाम हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, बर्थ ऑफ सीआईएस, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था, रशिया के थ्रू, रशिया की डोमिनेंस थी, ये सीआईएस क्रिएट किया गया था, ये था। कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी 1991 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो जो इतने लंबे समय से यूएस यूएसएसआर के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, ये छोटे छोटे पार्ट में अलग बढ़ गया, तो हेजेमनी किसकी स्टैब्लिश हो गई? यूएस की। तो बिल्कुल ये चीज थी, यहाँ पे इसकी पावर स्टैब्लिश हो गई थी। बैलेंस ऑफ पावर, जो आपका सत्ता का जो एक बैलेंस था पूरे वर्ल्ड में, वो चेंज हो गया। बिल्कुल, पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, पहले यहाँ पे दो ध्रुवीय हमको देखने को मिल रहा था, राइट? दो ध्रुवीय यहाँ पे हमको देखने को मिल रही थी चीजें, जिसमें हम देख रहे थे कि यूएस और यूएसएसआर था, लेकिन अब हमें यूएस की पावर देखने को मिलने लगी। तो ये तीनों चीजें तो थी, लेकिन मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, वो चीज यूएसएसआर का आउटकम या फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था, राइट? बाकी तीनों जो है वो यूएसएसआर के कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, जस्ट वेट, या चलिए, बाकी तीनों कहीं ना कहीं आपके सीधा यूएसएसआर के विघटन के परिणाम है, बट मध्य पूर्व में संकट जो है वो उसका परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो पोखरान में किया था, कौन से साल में? उसने बता दिया पोखरान में किया है। अब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि जो लिखा है बस वो जान लो, आप दो चार बातें एक्स्ट्रा जान के चलेंगे, शायद आपको पता भी है। तो सबसे पहले ये इंडिया ने अपना फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो परमाणु प्रशिक्षण किया था, तो आप देखेंगे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम तो सेम ही होते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग, डेट भी सेम होती है, तो अब वो चीज हिंदी वाले भी अब समझ लेंगे। यहाँ पे मई 18 1974 को पोखरान में किया था पहला न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरान इज अ प्लेस इन राजस्थान, पोखरान राजस्थान में है। मई 18 1974 को पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा था, पोखरान में ही करा था, और इस न्यूक्लियर टेस्ट को जो नाम दिया गया था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इस न्यूक्लियर टेस्ट का? स्माइलिंग बुद्धा। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मई 18 1974 पोखरान में, नाम स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट, सीधे आंसर पे आती हूं मैं, मई 1998। क्या आंसर हो गया? 1998, मई 1998, पता है पोखरान में हुआ, लिखा ही हुआ है ऊपर, और इसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। क्लियर? ऑपरेशन शक्ति। पहला न्यूक्लियर टेस्ट था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा था ऑपरेशन शक्ति, अच्छे से याद रखना है आपको, आंसर है 1998। क्लियर? आई होप छोटे से फैक्चुअल क्वेश्चन से हमने और भी दो चार फैक्ट कवर कर लिए हैं। अभी ये मैंने ऊपर बताया, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। एमएनएसटी इंटरनेशनल जो कि 1961 जुलाई 1961 में स्टैब्लिश की गई थी, ये एक एनजीओ था। क्या था? एनजीओ था, गैर सरकारी संगठन, वॉलंटरी होते हैं, मर्जी होती है आपकी, आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। एनजीओ किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाए जाते हैं, तो दैट इज एमएनएसटी इंटरनेशनल। क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद, ये टर्म यूज किया गया था लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री, ये किससे रिलेटेड है? हिंदी में भी देख लो, इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज बिक्री का जो ये शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्यूबन मिसाइल संकट से, खाड़ी युद्ध से, गल्फ वॉर से, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से, या फिर शॉक थेरेपी से? देखिए मैं इसका मतलब बता देती हूँ क्यों ये बोला गया विद रिगार्ड टू प्राइवेटाइजेशन, ये बोला गया था विद रिगार्ड टू प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण के रिगार्डिंग। क्या हो रहा था? अभी आंसर आपकी, तो आप लोग अपने माइंड में रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ भी यहाँ पे कंसेप्ट। 90 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनी होती है, 50%, मतलब आप देखिए कितना लार्जेस्ट नॉमिनल पे, ये भी नहीं कि जितनी वैल्यू है या प्रॉफिट में बिक रहे हो, एट वेरी नॉमिनल चीज
क्यों बेची जा रही थी? जब यूएसएसआर कि बहुत से वहां के जो लोग थे वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म से हो रहे थे, और ये जो लोग शॉक थे, तो शॉक थेरेपी का ट्रांजिशन देखने टू कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद से कैपिटलिज्म की तरफ करते हुए देखने को मतलब झटका लगा है। ये कंसेप्ट शॉक थेरेपी कहलाता है, और इसी के अंदर ये इसमें मतलब क्या है, जो सरकार, और इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो प्राइवेट सरकारी जो भी स्टेट उनको प्राइवेट लोगों को बहुत नॉमिनल प्राइस बेच रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। रीजनिंग सेशन में कोई आपको कुछ चीजें पता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो क्वेश्चन के, कि मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन का ये परमानेंट मेंबर होते हैं। पुरानी वीडियो में मैंने आपको, जिनमें से एक आपका यूएनएससी, राइट, यूनाइटेड नेशन काउंसिल, वो 11 से 15, मैं आपको बता दूं आज की डेट में यूएनएससी के टोटल मेंबर, राइट, वो 1965 में 11, बिकॉज नंबर ऑफ परमानेंट, क्योंकि परमानेंट हो गई थी। हिंदी में देख लो, 1965 में यूएनएससी की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, क्योंकि आपकी जो सुरक्षा परिषद की संख्या में परिवर्तन किया गया था। मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ, यूएनएससी के 8 हैं, वो है 15, इनमें आपके 10 परमानेंट और 10 अस्थाई, नॉन परमानेंट, और 5 परमानेंट होते हैं, राइट। 5 परमानेंट मेंबर क्या, ये 5 परमानेंट है, जब से बनी है तब से फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ना ही बढ़े। बात चल रही है अभी यूएन के चार्टर को चेंज करने की, यूएन के चार्टर को बदलने की, रिवाइज करने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा था, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स ये बिल्कुल गलत है। हाँ, 1965 में तो टोटल 15 हो गए, नॉन परमानेंट 8 परमानेंट, और ये जो 10 वो 2 साल के लिए थे। बात याद रखनी है, 5 परमानेंट के नाम जो बदले, 5 परमानेंट यूएनएससी के मेंबर कौन कौन से हैं, ये 10 नॉन परमानेंट, तो बिल्कुल इसका एक भी गलत है कि नंबर चेंज हुए थे। तो आंसर हो गया ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट। ए सही है यहाँ पे, और आर जो है वो असत्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन टाइम लगाने वाला नहीं है, जिसमें दोनों में टाइम लगाऊंगी। जो है सेकंड वर्ड है, द्वितीय विश्व को किस नाम पर सोशलिस्ट, सेकेंड वर्ल्ड को अपने माइंड में आप लोग आंसर होंगे, और टाइम चाहिए तो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आंसर सुनिए। यहाँ पे है सोशलिस्ट, राइट। सेकेंड वर्ल्ड जो कैटेगराइज किए जाते थे सेकेंड वर्ल्ड नेशन, आगे देखते हैं। व्हाट टाइम ऑफ रिफॉर्म ग्लासनोस्ट ब्रेक, अब इस विघटन में 2 तरीके के रिफॉर्म की बात की गई है, एक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ग्लासनोस्ट ने किस प्रकार का सुधार लाया था, यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, सोसाइटी में हमें रिफॉर्म की जरूरत है, कौन ये रिफॉर्म की बात कर रहा था वो भी आप मुझे बताएंगे। 2 रिफॉर्म की बात की थी, एक का नाम यहाँ लिखा है, दूसरा आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर भी आप लोग अपने माइंड में आई थिंक कब तक कर चुके होंगे। तो इसका मतलब था यहाँ पे, एक तो देखिए यह बताना है आपको दूसरा कौन सा है, और एक आपको बताना है दूसरे के साथ साथ कि आपका जो
दूसरा रिफॉर्म है उसका मतलब क्या था, और यहाँ पे आपको बताना है ग्लासनोस्ट मतलब क्या होता है, राइट। तो अब ग्लासनोस्ट जो था, यहाँ पे बात की जाए तो क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस बढ़ानी है गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस बढ़ानी है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड, क्लियर, इज इट क्लियर। दूसरा जो रिफॉर्म, पहले तो ग्लासनोस्ट जिसमें आप बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शी और खुलापन होना चाहिए सरकारी गतिविधि, क्या कर रही है पता होना चाहिए पब्लिक को। दूसरा जो रिफॉर्म है वो पेरिस का, क्या बात करते हैं कि जो पुनर्गठन गड़बड़ है, राइट, पुनर्गठन की चेंज कीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी चीजें हैं एंड पॉलिटिकल सिस्टम को, अब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आर्थिक व राजनीतिक जो प्रणाली है, तो अगर पूछा जाए ग्लासनोस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड पेरिस, पेरिस मतलब होता है रीस्ट्रक्चर, दोनों जो रिफॉर्म थे इसकी बात कर, इससे एसोसिएटेड है ये गॉर्बाचेव से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, इन द ग्लोबल डैश हैव रिड्यूस्ड द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, इन चारों में से किस चीज ने, आज का वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड है, राइट, वैश्वीकृत दुनिया में डैश ने राष्ट्रों की संप्रभुता को कम कर दिया है, किस चीज ने, एमएनसीज ने, टेक्निक टेक्नोलॉजी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ने, ऑप्शन से ही सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, तकनीकों ने, सत्तावादी सरकार ने, या फिर विचारधारा ने। बहुत टाइम मैंने लगा रही, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी जो जब दूसरी नेशन आपके संसाधन यूज करेगी, आपकी गवर्नमेंट के साथ डील करेगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेशंस होते हैं उनकी सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी संप्रभुता पे इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी ऑप्शन फिट भी नहीं बैठते हैं, अगर आप देखेंगे बाकी ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ डैश कल्चर इज नोन एज कल्चर होमोजेनाइजेशन, डैश का निर्माण सांस्कृतिक समरूपता के रूप में जाना जाता है। देखिए एक जैसा कल्चर होगा मतलब होमोजेनाइजेशन का, राइट, सेम, और जब डिफरेंट डिफरेंट बोलते कल्चर हाइब्रिड है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम से समझ, अगर आपको होमोजेनियस एक जैसे की बात कर रहा है तो आंसर हो गया यूनिफॉर्म, राइट, आंसर हो गया एक रूप यूनिफॉर्म, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन, चार पांच सेकंड लीजिए, इसमें अगेन ज्यादा सोचना ही नहीं है। इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल नाउ ऑल्सो 1971 में अपने इलेक्शन कैंपेन के गया था इंदिरा गांधी के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, which of the following issue led to attack on Egypt in 1940, ब्रिटेन, ब्रिटेन ने, राइट, यही हिंदी में भी समझ आपको, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के 1956 में ब्रिटेन ने पर हमला, थोड़ी बैकग्राउंड बता देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देखिए, आंसर मैं बताती हूँ तभी आपको चीजें समझा पाऊंगी। स्वेज कैनाल इशू था, क्या चीज थी यहाँ पे, जुलाई 26 1956, जो इजिप्ट के अब्दुल नासिर, इन्होंने क्या किया, स्वेज कैनाल कंपनी को नेशनलाइज किया, और उसको
मतलब वो सीधा ना आपके पास ये जो था ये जो ब्रिटेन फ्रांस के लिए थ्रेट बन गया था, तो ये थ्रेट बन गया था इकोनॉमिक आर्थिक, उनके आर्थिक रूप में एक रुकावट बन उनके लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये इशू अराइज हुआ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्वेज कैनाल इशू। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इन चार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 कुछ फेमस नाम, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ एम, यूसुफ एम, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ एफ मर्चेंट एंड आचार्य नरेंद्र डे। यहाँ पे यही ऑप्शन और ऑप्शन है ही नहीं, तो बाकी ये जो आप नाम देख रहे हैं तो आप ऑल ऑफ द अबव पे मार्क करेंगे। राइट, आगे देखते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन सिक्स्थ शेड्यूल है अलाउड डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रैक्टिस इन कस्टम, वो अपनी प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सकते हैं because these provision proved crucial in resolving complex political problem in the northeast। अब आप देखेंगे संविधान की छठी अनुसूची, हिंदी में बता देती हूँ, विभिन्न जनजातियों को अपनी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की पूर्ण स्वायत्ता देती है। ये प्रावधान पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। ये दो है हमारे पास, असर्शन है और रीजन है। देखिए जो आपका सिक्स शेड्यूल है ना, वो बात करता है स्पेशल प्रोविजन चार स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की आपकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने में ये इंपॉर्टेंट हुए और वो अपने कानूनों और अपनी प्रैक्टिस को प्रिजर्व करके भी रख पाए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों चीजें ठीक है और जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, जो कथन कहा गया है उसको करेक्टली जो है रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आज की क्लास वन से स्टार्ट करा था, अब तक टोटल 5 पार्ट में मिला के पार्ट, ये 5th पार्ट था। मैं आपको 65 बता चुकी हूँ टिल नाउ एंड मैं आप लोगों को पैसेज भी सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, मतलब इन्हीं पार्ट्स में जस्ट टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस अगर देखी हैं, और इसी तरीके से फर्दर आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तक भी मैं ट्राई करूंगी कि हम लोग मैक्सिमम, आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, किसी एमसीक्यू में कोई डाउट है तो आप उसको यहाँ पे कमेंट है वहां मेंशन, एजुकेशन हॉटस्पॉट वहां पे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन की अपने मींस आपका क्वेश्चन पेपर हो, कोई प्री बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर का आप कर रहे हो, आई ट्राई टू इंक्लूड दैट क्वेश्चन, इंक्लूड करने की ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगी जितने भी डाउट एग्जाम तक आते हैं उनको मैं टाइमली एड्रेस कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 6 के साथ, फर्दर क्वेश्चन के साथ। कोशिश करेंगे हम लोग 80 क्वेश्चन तक हम रीच कर लेंगे और बहुत जल्द एक दो पार्ट और करने के बाद हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। सो आई होप दीज वीडियोस आर हेल्पिंग एंड इफ इट इज एक्चुअली हेल्पिंग, डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताएंगे दैट you are getting benefit out of these video. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.